दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो इस स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ ये कहानी है। और उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है पुअर ऑनेस्टी। दोस्तों, पुअर एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गरीब या निर्धन, और ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, जो कि एक नाउन है। पुअर ऑनेस्टी मतलब कि गरीब ईमानदारी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और दोस्तों, मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तथाचार्य वॉज द राजगुरु एट द कोर्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। और हमें ये बात भी याद रखनी है कि जब हम सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? तथाचार्य वॉज द राजगुरु एट द कोर्ट, मतलब जो तथाचार्य थे वो दरबार में राजगुरु थे। ही वॉज रिस्पेक्टेड एंड लाइक्ड। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। रिस्पेक्ट का मतलब होता है आदर सम्मान करना। तो इसका क्या अर्थ हुआ? ही वॉज रिस्पेक्टेड एंड लाइक्ड, मतलब उनका सम्मान किया, मतलब उनको पसंद किया जाता था और उनका सम्मान किया जाता था। बट नॉट ऑल हिज व्यूज़ वर वेरी सेंसिबल। क्या मतलब हुआ? बट नॉट ऑल हिज व्यूज़, लेकिन जो उनके सारे व्यूज़ थे, जो उनके नज़रिए थे, विचार थे, वर वेरी सेंसिबल, वो ज़्यादा वर वेरी सेंसिबल मतलब कि जो उनके सारे विचार थे या उनके जो सारे नज़रिए थे वो ज़्यादा सेंसिबल नहीं थे। सेंसिबल का मतलब होता है तार्किक। आगे देखिए, समटाइम्स ही सैड थिंग्स विच वर क्वाइट फुलिश। क्या अर्थ हुआ? समटाइम मतलब कई बार ही सैड थिंग्स, वो ऐसी चीज़ें बोलते थे विच वर क्वाइट फुलिश, जो बहुत ज़्यादा मूर्खतापूर्ण होती थी। चलिए आगे देखिए। वन डे ही सैड द रिच आर मोर ऑनेस्ट देन द पुअर हु नीड मनी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ जो वाक्य है, इस वाक्य के अंदर ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, क्योंकि जब हम सिंपल प्रेजेंट का कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ इज़ एम आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में एडजेक्टिव या नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो जैसा ऊपर आपने वाक्य देखा था, ये वाला ये सिंपल पास्ट था और ये हमारा सिंपल प्रेजेंट थे। तो जब हम सिंपल प्रेजेंट में वाक्य बनाएंगे तो सिंपल प्रेजेंट में इज़ एम आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे ही सेड, एक दिन उन्होंने कहा, द रिच आर मोर ऑनेस्ट, कि जो अमीर होते हैं वो ज़्यादा, आर मोर ऑनेस्ट वो अधिक ईमानदार होते हैं, देन द पुअर गरीबों से, मतलब गरीबों की तुलना में वो ज़्यादा ईमानदार होते हैं। हु नीड मनी। और दोस्तों, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का प्रयोग किया जाता है। हु नीड मनी मतलब जिन्हें पैसों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, इस पूरी लाइन का क्या मतलब या मतलब हुआ? तो उन्होंने क्या कहा कि द रिच आर मोर ऑनेस्ट दैन द पुअर हु नीड मनी, मतलब कि जो अमीर हैं वो गरीबों से अधिक ईमानदार होते हैं, उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है। और ये जो पैसों की ज़रूरत के बारे में बात हो रही है ये गरीबों के लिए बात हो रही है। हु नीड मनी मतलब जिन्हें पैसों की ज़रूरत होती है। आगे देखिए, सो इसलिए दे स्टील एंड कमिट क्राइम्स मोर ऑफन। और दोस्तों, दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग,
जब सब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के रूप में। और स्टील का मतलब होता है चुराना, और कमिट क्राइम का मतलब होता है अपराध करना। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पूरा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों यदि आप फिफ्थ फॉर्म के बारे में नहीं जानते हैं तो ऑलरेडी मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं कि फिफ्थ फॉर्म किसे कहते हैं। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य बनाएंगे तो वहां पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल होगा तो फर्स्ट फॉर्म वरना फिफ्थ फॉर्म। यदि ही, शी, इट से सिंगुलर होगा तो फिफ्थ फॉर्म। तो यहाँ पर दे है तो दे के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? सो इसलिए दे स्टील मतलब वो चुराते हैं, एंड कमिट क्राइम्स और अपराध करते हैं, मोर ऑफन मतलब ज़्यादातर। नन आर्ग्यूड विद हिम, दोस्तों आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना और ये सेकंड फॉर्म है आर्ग्यूड। नन आर्ग्यूड विद हिम मतलब किसी ने भी उनसे बहस नहीं की, मतलब इस बारे में उनसे किसी ने बहस नहीं की। बट तेनाली रमन लिसनिंग टू हिम, लेकिन जो तेनाली रमन थे जो उन्हें सुन रहे थे, क्वाइटली डिसाइडेड उन्होंने चुपचाप फैसला किया। डिसाइड मतलब फैसला करना, निर्णय करना। उन्होंने चुपचाप निर्णय किया दैट ही वुड प्रूव कि वह साबित करेंगे, टू राजगुरु मतलब राजगुरु को ये बात साबित करेंगे दैट ही वॉज मिस्टेकन कि उनसे गलती हुई है। चलिए आगे देखिए। तेनाली रमन रिक्वेस्टेड द किंग टू गिव हिम 2 पाउचेस कंटेनिंग 50 वराहस ईच। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। सेकंड फॉर्म है रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध करना, सेकंड फॉर्म है रिक्वेस्टेड। और दोस्तों वराहस का मतलब होता है सोने के सिक्कों को वराहस भी कहा जाता है, गोल्ड कॉइन्स को। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? तेनाली रमन रिक्वेस्टेड द किंग टू गिव हिम 2 पाउचेस कंटेनिंग 50 वराहस ईच, मतलब तेनाली रमन ने राजा से अनुरोध किया उन्हें 2 पाउच 50 वराह से मतलब कि भरे हुए 2 पाउच देने का उन्होंने राजा से अनुरोध किया। तो दोस्तों इस चीज़ को आप समझ ही गए होंगे कि जो तेनाली रमन थे उन्होंने राजा साहब से अनुरोध किया कि वो उनको मतलब कि तेनाली रमन को 2 पाउच दें, मतलब थैलियाँ दें जिनके अंदर 50 वराहस हों, मतलब दोनों में। आगे देखिए। द किंग वॉज ऑलवेज रेडी टू हेल्प तेनाली रमन, जो राजा थे वो हमेशा ही तेनाली रमन की मदद को तैयार रहते थे। बिकॉज क्योंकि ही न्यू वह जानते थे दैट द मैन वॉज नॉट डिसऑनेस्ट कि जो आदमी है वो बेईमान नहीं है। एंड देयर वॉज अ साउंड रीज़न, साउंड रीज़न का मतलब है एक मजबूत कारण, मौजूद वजह। एंड देयर वॉज ए साउंड रीज़न और एक मजबूत कारण है। फॉर वॉट एवर ही डिड मतलब जो भी वो करते हैं उसमें एक मजबूत कारण होता है। सो इसलिए ही गेव हिम द 2 पाउचेस, इसलिए उन्होंने उसे 2 पाउच 2 थैलियाँ दे दी, पाउच मतलब थैलियाँ, ऑफ गोल्ड कॉइन सोने के सिक्कों के 2 पाउच मतलब थैलियाँ दे दी। आगे देखिए। There was a forest close by through which travelers had to pass to reach Hampi। क्या अर्थ हुआ? There was a forest close by, close by का मतलब नज़दीक होना, मतलब there was a forest close by मतलब वहाँ नज़दीक में एक जंगल था। by through which मतलब जिसके द्वारा travelers had to pass to reach Hampi मतलब कि जिसको ट्रैवलर्स को मतलब यात्रियों को मतलब कि वहाँ से होकर गुज़रना पड़ता था। रीच हम्पी, हम्पी पहुँचने के लिए जो यात्री थे उनको उस जंगल से होकर गुज़रना पड़ता था। द नेक्स्ट इवनिंग मतलब कि अगली शाम तेनाली रमन ड्रॉप्ड, ड्रॉप का मतलब छोड़ देना, गिरा देना। तो तेनाली रमन थे ड्रॉप कर दिए, उन्होंने गिरा दिए। 1 पाउच, एक पाउच को ऑन द पाथ रास्ते पर, एंड हिड बिहाइंड ए ट्री। और दोस्तों ये हाइड की सेकंड फॉर्म है और ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। हाइड मतलब छुपना, छुपाना, तो और ये सेकंड फॉर्म है हिड। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उन अगले दिन तेनाली रमन ने एक जो पाउच था उसको उन्होंने रास्ते पर गिरा दिया। एंड हिड और वो छुप गए, बिहाइंड ए ट्री एक पेड़ के पीछे। टू सी वॉट हैपन्ड मतलब ये देखने के लिए कि क्या होता है। आफ्टर ए वाइल मतलब कि कुछ समय के बाद अ रिच मर्चेंट केम अलोंग द पाथ। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का कि कुछ समय के बाद जो एक अमीर व्यापारी था, केम अलोंग द पाथ, वो उस रास्ते पर आया, उस मार्ग पर आया। ही सॉ द पाउच एंड पिक्ड इट अप। और दोस्तों ये सी की सेकंड फॉर्म है, सी मतलब होता है देखना, सेकंड फॉर्म है सो, और ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है।
ही सो द पाउच, उसने थैली को देखा, एंड पिक्ड इट अप, और उसने उसे उठा लिया। क्विकली ही लुक्ड अराउंड, क्विकली मतलब जल्दी से, अराउंड मतलब आसपास, जल्दी से उसने आसपास देखा, एंड सीइंग दैट, और सीइंग दैट ही वॉज अलोन, और ये चीज़ देख कर कि वो अकेला है, ही स्लिप्ड इट इनटू हिज बैग, स्लिप मतलब होता है सरका देना, और उसने उसे अपने बैग में, उसको उसने अपने मतलब उस अपने थैले में उसको सरका दिया। देन ही वेंट अलॉन्ग ऑन हिज वे बैक होम, और उसके बाद वो उस मार्ग पर अपने घर मतलब वापस चला गया। देन ही वेंट अलॉन्ग ऑन हिज वे बैक होम, उसके बाद वो उस रास्ते मतलब उस मार्ग पर वो अपने घर के रास्ते वापस चला गया। चलिए आगे देखिए। आफ्टर दैट इन द इवनिंग, मतलब उसके बाद शाम में, तेनाली रमन पुट द सेकेंड पाउच ऑन द पाथ, जो तेनाली रमन थे उन्होंने दूसरे पाउच को पाथ पर मतलब कि मार्ग पर रख दिया। एंड अगेन वेटेड टू सी, और उन्होंने दोबारा इंतज़ार किया, टू सी देखने का, व्हाट हैपेंड कि क्या होता है। और दोस्तों यदि आपने यहाँ पर ध्यान दिया हो तो उसको मैंने थोड़े अलग तरीके से पढ़ा है। मैंने इसको ऐसे पढ़ा था कि आफ्टर दैट इन द इवनिंग, और जबकि यहाँ पर कुछ और लिखा है द इवनिंग आफ्टर दैट। तो दोस्तों ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये शायद मिस प्रिंट है, क्योंकि यदि हम इसको ऐसे पढ़ेंगे तो कहानी के अनुसार ही गलत हो जाएगा, तो शायद ये मिस प्रिंट की वजह से ऐसा है, और इसी वजह से मैंने ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंगली इसको सही करके पढ़ा है। सो इस लाइन का मतलब समझ ही होंगे कि आफ्टर दैट उसके बाद इन द इवनिंग मतलब शाम को। चलिए आगे देख लीजिए। तेनाली रमन तो उन्होंने क्या करा कि दूसरे पाउच को रख दिया मार्ग पर, एंड वेटेड टू सी, और उन्होंने ये प्रतीक्षा की, मतलब इंतज़ार किया टू सी देखने का, व्हाट हैपेंड कि क्या होता है। दिस टाइम मतलब कि इस बार, ही सॉ अ वुड कटर रिटर्निंग होम, उन्होंने एक वुड कटर को मतलब लकड़ी काटने वाले को, लकड़हारे को अपने घर लौटते हुए देखा, घर वापस आते हुए देखा। ही कैरीड अ स्मॉल बंडल ऑफ वुड ऑन हिज हेड, और वो कैरी का मतलब होता है ढोना, ले जाना, और ही कैरीड मतलब उसने वो ढो रहा था। ही कैरीड अ स्मॉल बंडल ऑफ वुड मतलब कि एक छोटा जो बंडल था लकड़ियों का वो ढो रहा था, ऑन हिज हेड अपने सर पर। चलिए आगे देखिए। सडनली मतलब कि अचानक, द मैन स्टम्बल्ड ऑन द पाउच, स्टम्बल का मतलब होता है लड़का ठोकर खा जाना, टकरा जाना। जो आदमी था स्टम्बल्ड ऑन द पाउच, मतलब पाउच से, थैली से टकरा गया, मतलब उस पर वो गिर गया। एंड ड्रॉप्ड हिज बंडल, और उसका जो बंडल था लकड़ियों का वो गिर गया। स्टूपिंग मतलब कि नीचे झुकते हुए, ही पिक्ड हिज बंडल अप, उसने अपने बंडल को उठा लिया। एंड सॉ द पाउच, और उसने उस पाउच को, थैली को देखा। ही पिक्ड इट अप, उसने उसे उठाया। एंड ओपनड इट, और उसको खोला। ही लुक्ड अराउंड एंड कॉल्ड आउट, उसने आसपास देखा और उसने, कॉल्ड आउट का मतलब पुकारना होता है, उसने आसपास देखा और उसने पुकारा, हेलो इज़ एनीवन हेयर, क्या यहाँ पर कोई है। हुज इज़ दिस मनी, हुज इज़ दिस मनी पाउच। और दोस्तों हुज मतलब होता है किसका, किसकी। हुज इज़ दिस मनी पाउच मतलब ये धन का, ये जो पैसों की, धन की जो पाउच है, थैली है, वो किसकी है। बट लेकिन देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन वहाँ कोई भी जवाब नहीं था। सो इसलिए ही टुक इट, और ये टेक की सेकंड फॉर्म है, टेक मतलब लेना या ले जाना, सेकंड फॉर्म में टुक, ही टुक इट, वो उसको ले गया। एंड वेंट टू द ट्रेजरी, और वो ट्रेजरी मतलब जो खजाना तक, खजाने पर वो चला गया। ट्रेजरी का मतलब होता है कोष, तो उस वहाँ पर वो चला गया। ही डिपॉजिटेड इट देयर, और उस डिपॉजिट मतलब जमा करना, ही डिपॉजिटेड इट देयर, उसने उसे वहाँ जमा कर दिया। एक्सप्लेनिंग ये बताते हुए, वेयर ही हैड फाउंड इट, उसे वो कहाँ मिला था। और दोस्तों यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, तो आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखिए। तेनाली रमन टोल्ड द किंग ऑल अबाउट इट, जो तेनाली रमन थे उन्होंने राजा को इस मतलब इस सब के बारे में बताया। द टू मैन वर समन, समन का मतलब होता है दोस्तों किसी को बुलवाना, और ये थर्ड फॉर्म है। और ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस का वाक्य बनाते हैं तो वॉज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके साथ वर्ग का प्रयोग किया जाता है, वरना यदि सिंगुलर होगा तो वॉज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर टू मैन, MAN का मतलब होता है एक आदमी, एक से अधिक के लिए MEN लगता है, तो ये हमारा प्लूरल है, और प्लूरल के अकॉर्डिंगली वर्ग का प्रयोग यहाँ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ,
द टू मैन वर सम्मन्ड, मतलब कि दो आदमियों को बुलवाया गया टू द किंग्स कोर्ट, राजा के दरबार में, फॉर क्वेश्चनिंग दैम, उनसे पूछताछ करने के लिए। चलिए आगे देखिए। देयर वॉज नो वन अराउंड योर मजेस्टी, तो उसने क्या कहा कि देयर वॉज नो वन अराउंड योर मजेस्टी, मतलब महाराज वहाँ पर कोई, वहाँ आसपास कोई नहीं था। सो इसलिए आई टुक द मनी, मैं पैसों को ले गया, एंड इन्वेस्टेड इट, और मैंने उसका निवेश किया। इन्वेस्ट का मतलब होता है निवेश करना। एंड इन्वेस्टेड इट, और उसका निवेश किया, इन माई बिजनेस, अपने व्यापार में, सो दैट, ताकि इट माइट इंक्रीज, ताकि शायद ये मतलब कि बढ़ जाए। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। एंड वॉट अबाउट यू माई गुड मैन, और मतलब कि और आपका क्या कहना है मेरे भले आदमी। द किंग आस्ट, मतलब राजा ने पूछा। द पुअर वुड कटर, उस गरीब लकड़हारे से, मतलब लकड़ी काटने वाले से। योर मजेस्टी, महाराज, आई डिड नॉट सी एनी वन देयर आइदर। और दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, महाराज आई डिड नॉट सी एनी वन देयर आइदर, आइदर का मतलब होता है भी, मैंने भी वहाँ पर किसी को नहीं देखा, बट लेकिन द मनी वॉज नॉट माइन, लेकिन जो पैसे थे वो मेरे नहीं थे। सो इसलिए आई डिपॉजिटेड इट इन द ट्रेजरी, इसलिए मैंने उसे ट्रेजरी में, खजाने में, या कह सकते हैं कोष में उसको जमा कर दिए। सो दैट, ताकि इट माइट बी रिटर्न्ड, ताकि इसको लौटाया जा सके, टू द वन, उसको, हु लॉस्ट इट, जिसने इसको खोया है। द राजगुरु रिकॉग्नाइज द विजडम ऑफ तेनाली रमन्स एक्शन, जो राजगुरु थे उन्होंने मतलब कि उन्होंने पहचान कर ली। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान लेना, उन्होंने पहचान कर ली। द विजडम ऑफ तेनाली रमन्स एक्शन, मतलब जो तेनाली रमन का ये जो काम था, एक्शन था उनका, उसकी जो बुद्धिमानी थी, उसकी पहचान राजगुरु ने कर ली। द रिच वर नॉट ऑलवेज ऑनेस्ट, जो रिच होते हैं, अमीर होते हैं, वो हमेशा ही ईमानदार नहीं होते हैं। नॉर द पुअर ऑलवेज डिसऑनेस्ट, और जो गरीब होते हैं वो हमेशा ही बेईमान नहीं होते हैं। तो दोस्तों जैसा हमने लास्ट की लाइनों में देखा, मैं समझता हूँ यही कहानी का मॉरल है, और कहीं ना कहीं यही कहानी का सार है। जैसा अक्सर सोचा जाता है शायद कि जो अमीर लोग हैं वही ईमानदार हो सकते हैं, गरीब लोग ईमानदार नहीं हो सकते। तो इस कहानी के माध्यम से हमें पता लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा इस कहानी के अंदर हमने देखा लास्ट लाइनों में कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही अमीर ईमानदार ही हों, और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि जो गरीब हों वो हमेशा ही बेईमान हों। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पर कैसा भी हो सकता है, ये कहानी का सार है। So friends, that's it for today. I hope you enjoyed and you learned some new vocabs. I tried my level best to tell you all the meanings, and apart from this, the structure of the grammar. And apart from this, those friends, I have this request that I see that most of you guys watch my channel and watch these videos, and you learn also. But I guess most of the time you do not subscribe the channel, and so it's my request guys, if you are getting any benefit out of this channel, or you are learning anything from my videos, so it is my humble request that you must subscribe my channel, because when you subscribe or when you like this video, it gives a lot of motivation to me. And as you guys can understand that without motivation we are not able to do anything, because the work which I am doing, it is very laborious. You guys can understand that it takes hell lot of time and hell lot of what you call it, hard work to make a video, which is not quite easy. I just know this fact that whenever I have to make a video, I have to put in a lot of hard work in order to make this video, and just to give you this 15-20 minutes video, I have to work hard a lot. So I guess you can understand my hard work, and if you really want to appreciate my hard work, so it is my humble request guys that please like this video and do subscribe, because your subscribe is very important for me as of now, because I am putting my whole lot of hard work. So it's my request, please subscribe the channel. And apart from this guys, it is my request that whenever you watch my videos, that you must follow the things which I tell you, that you must keep a notebook with you, so that you can write down all the vocabs which I tell you. Apart from this, sometime I also tell you about the grammar structure, so you should also note it down.
because when you note it down, you can use them in future, you can remember them, because when you have good vocabs knowledge, you can easily speak in English, you can use them while talking to anyone. And apart from this, guys, if you really want to improve your English, so this is not very big deal, you can easily do that at home. You just need to practice sometime, and what you need to do, you just need to do some practice, learn some grammar rules, and try to speak in English as more as possible. Because if you speak English regularly for some time, what will happen, slowly you will realize that you are able to speak. You will lose your hesitation, because normally what happen, when we start speaking in English, we have to face a lot of hesitation, which is very common. I mean, you don't need to think about that, you are not the only one who is facing such issue. When I started learning, I also used to have a lot of hesitation, because I am a very shy person. I know that I mean, it was not easy for me. So I still remember, if I just talk about myself, I also had to face a lot of problem, because when I started speaking in English, I used to face a lot of hesitation. But slowly I kept on trying, and I kept speaking in English. So slowly I just gained some confidence, and then I learned English. So it is not that much tough, you just need to practice a lot. And when you practice, you will realize that slowly you are not I mean, you are getting confident, you will gain confidence, and you will not have any hesitation. And with practice, with time, one day you will be very good speaker, you will be able to speak in English, maybe better than me. I'm not saying that you should speak like me, I'm not saying that, because I'm not the good example for this. Maybe I am also in the learning phase, because no one is perfect. So I'm also not the one who is perfect, I'm also trying to improve myself. So I can't say that you should learn or you should be like me. Try to be better than me, because I'm not the good example for you, I'm not the benchmark. So try to be better than me. And apart from this, guys, that's it for today, and I hope you enjoyed this session. And if you want to say anything, you are most welcome, you can do that in the comment section. I'm just waiting for you. Thank you so much for listening, have a nice day, and bye.